हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज DDL के बारे में। ये तो आप लोगों को पता है कि DDL जो है ये पार्ट है SQL का, SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो कि हम रिलेशनल डेटाबेसेस में इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरीज हो सकती हैं SQL में। अगर हम SQL की क्लासिफिकेशन कर लें तो हमारे पास जो कैटेगरीज आएंगी क्यूरीज की वो DDL हो सकती हैं, यानी डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज हो सकती हैं, DQL हो सकती है, डेटा क्यूरी लैंग्वेज हो सकती है, DML हो सकती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो सकती है, और DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की क्यूरीज हो सकती हैं। आज हम DDL के बारे में पढ़ेंगे, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितनी क्यूरीज हैं ये हम प्रैक्टिस करेंगे। हम किस तरह क्रिएट इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट और कमेंट, ये क्यूरीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी क्यूरीज हम प्रैक्टिस करेंगे आज। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या क्या क्यूरीज हैं DDL में। हमारे पास क्रिएट है, क्रिएट की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आमतौर पर डेटाबेसेस में हम क्रिएट की मदद से डेटाबेस बनाते हैं इटसेल्फ, या टेबल्स बनाते हैं। इसके अलावा व्यूज वगैरह हम क्रिएट की मदद से बना सकते हैं। दूसरा है ड्रॉप। ड्रॉप जो है इसकी मदद से हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो उसके लिए हम ड्रॉप की क्यूरी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल डिलीट करना है तो मैं ड्रॉप की क्यूरी से डिलीट करूंगा। तीसरा है ऑल्टर। अगर हमने चेंजेस करनी हो स्ट्रक्चर में, टेबल्स है हमारे पास, मैंने टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बढ़ाने हैं, कम करने हैं, उनका डेटा टाइप चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे ऑल्टर क्यूरीज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है ट्रंकेट। ट्रंकेट इस्तेमाल होता है अगर आपने डेटा से सारा डेटा डिलीट करना हो, यानी टेबल को डिलीट नहीं करना, टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो हमने डिलीट करना है, तो उसके लिए हम ट्रंकेट क्यूरी इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारे पास कमेंट है। जिस तरह आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह SQL में भी हमारे पास कमेंट होते हैं। और लास्ट वन DDL में हमारे पास रीनेम है। रीनेम की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल है, मैंने उसका नाम पहले STD रखा हुआ है, उसको मैंने स्टूडेंट बना दिया, तो वो रीनेम की मदद से कर सकता हूं। शुरू करते हैं क्रिएट। तो क्रिएट में हमारे पास आमतौर पर क्रिएट डेटाबेस हो सकता है, क्रिएट टेबल हो सकता है और क्रिएट व्यू हो सकता है। आज के लेक्चर में हम क्रिएट डेटाबेस पढ़ेंगे, क्रिएट टेबल पढ़ेंगे और व्यू किसी और लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि व्यू हमारा एक अलग टॉपिक है। तो क्रिएट व्यू नहीं पढ़ेंगे, बाकी डेटाबेस और टेबल ये हम पढ़ेंगे आज क्रिएट क्यूरीज में। पहले आते हैं क्रिएट डेटाबेस पे। तो क्रिएट डेटाबेस जो है डेफिनेटली डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल जो सिंटैक्स है उसका यही है कि आप लिखो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो जो नाम आपने दिया हो डेटाबेस का, वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ब्लैंक होगा, उसके अंदर टेबल्स नहीं होंगे, व्यूज नहीं होंगे, ट्रिगर्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा उसमें, सिर्फ डेटाबेस बन जाएगा। हम डेटाबेस का सिनोनिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएट स्कीमा भी हम लिख सकते हैं, तो उसकी मदद से भी डेटाबेस बन सकता है। इसके अलावा हम अगर एक डेटाबेस को हमने बनाना है और हमने चेक करना है कि ये डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम इफ नॉट एग्जिस्ट भी लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप एक क्यूरी एक दफा एग्जीक्यूट कर लो तो डेटाबेस बन जाएगा। दोबारा अगर वो क्यूरी आप एग्जीक्यूट करोगे तो उस पे एरर आएगा, तो उस एरर को अवॉइड करने के लिए हम इफ नॉट एग्जिस्ट लगा सकते हैं। अभी ये चेक करते हैं हम किस तरह करेंगे। क्रिएट डेटाबेस क्यूरी के साथ शुरू करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सिंटैक्स है, आपने लिखना है क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो मैं सैंपल डेटाबेस नाम देता हूं इसको और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो कंट्रोल एंटर की मदद से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पे हमारा सैंपल डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो अब अगर यहां पे देखे हैं तो हमारे पास ये डेटाबेस आया होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें सैंपल डेटाबेस हमारे पास आ गया है। इसमें टेबल्स वगैरह व्यूज अभी कुछ भी नहीं है, खाली है, सिर्फ डेटाबेस बन गया है। इसी तरह मैं क्रिएट स्कीमा और यहां पे मैं इसको नाम दे देता हूं स्टूडेंट। तो ये भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम लिख सकते हैं क्रिएट स्कीमा स्टूडेंट। यहां पे देखिए क्रिएट स्कीमा स्टूडेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहां पे अगर हम चेक कर लें इसको तो स्टूडेंट का डेटाबेस आ चुका होगा। ये देखें स्टूडेंट का डेटाबेस आ गया है।
तो अब अगर मैं स्टूडेंट डेटाबेस दोबारा क्रिएट करना चाहूं, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, क्रिएट स्कीमा स्टूडेंट, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे हमारे पास एरर आ गया, कांट क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट डेटाबेस एग्जिस्ट्स, क्योंकि पहले से मौजूद है तो इस पे हमारे पास एरर आ गया, ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहां पे इफ नॉट एग्जिस्ट्स लिख सकते हैं। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो इस पे हमारे पास एरर नहीं आएगा, वार्निंग आई है और ये एग्जीक्यूट नहीं होगी ये क्यूरी। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि क्रिएट स्कीमा और उसके बाद हम चेक लगा लें कि इफ नॉट एग्जिस्ट देन क्रिएट स्टूडेंट, ये हम कर सकते हैं। क्रिएट स्कीमा, स्कीमा का नाम एबीसी दे देते हैं, डेटाबेस का नाम एबीसी है। इसके बाद डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट, मैं यहां पे इसको आस्की दे देता हूं, और जो कोलेजन है COLLAT कोलेट, और इसको हम दे देते हैं आस्की बिन। तो ये हमारा डेटाबेस बन जाएगा ABC, और इसका डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट जो है आस्की होगा और कोलेजन इसका आस्की बिन होगा। ये हमारा डेटाबेस बन गया है। एक्चुअली बहुत कम होता है जिसमें हम कैरेक्टर सेट वगैरह स्पेसिफाई करते हैं। आमतौर पर हम जो जेनेरिक क्यूरी है, क्रिएट डेटाबेस या क्रिएट स्कीमा, यही इस्तेमाल करते हैं। एनी हाउ ऑप्शन है, अगर आपने स्पेसिफाई करना हो कैरेक्टर सेट को या कोलेशन को अब आते हैं क्रिएट टेबल की तरफ। डेटाबेस में हम टेबल्स जब बनाते हैं तो उसके लिए भी क्रिएट क्यूरी इस्तेमाल होती है। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं क्रिएट टेबल में। पहले देखते हैं जो कि इंतहाई सिंपल और जेनेरिक है। हमने क्रिएट टेबल लिखना है, उसके बाद जो टेबल का नाम हमने स्पेसिफाई करना है वो लिखना है हमने। उसके बाद पैरेंथेसिस में हमने जितने भी कॉलम्स हैं उन सब के नाम लिखने हैं। कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप और साइज, फिर कॉमा, इसी तरह दूसरे कॉलम का नाम, डेटा टाइप, साइज, कॉमा। तो जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं सबके दरमियान में कॉमास होंगे। वी कैन सेपरेट देम बाय यूजिंग कॉमा, एंड विद ईच कॉलम वी मस्ट स्पेसिफाई इट्स डेटा टाइप। वर्क बेंच में अभी हम टेबल क्रिएट करेंगे किसी एक डेटाबेस में। हमारे पास डेटाबेसेस हैं, इसमें हमने स्टूडेंट में टेबल बनाना है। तो पहले स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं, इसको डिफॉल्ट स्कीमा बनाते हैं। डिफॉल्ट स्कीमा आपको पता है कि राइट क्लिक की मदद से भी यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा हो सकता है, या यहाँ पे हम यूज स्टूडेंट भी टाइप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा सेलेक्ट हो गया, ये अभी हमारा डिफॉल्ट स्कीमा है। अब इसमें चूंकि टेबल्स नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी हमने बनाया था, तो इसमें हमने अभी कुछ टेबल्स बनाने हैं। लेट्स से एक टेबल बनाना है, उसमें मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डालूंगा स्टूडेंट की। तो यहां पे हम इसके लिए क्रिएट की क्यूरी इस्तेमाल करेंगे। क्रिएट टेबल, ये तो हो गया। आपने टेबल क्रिएट करना है तो टेबल का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा बेसिक इन्फो। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो एट्रीब्यूट्स के लिए हम पैरेंथेसिस टाइप करेंगे और इन पैरेंथेसिस में हमने एट्रीब्यूट्स के नाम लिखने हैं। तो पहला मैं लिखता हूं रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद दूसरा मैं लिखता हूं नेम, और तीसरा मैं लिखता हूं एड्रेस। तो ये हमारे 3 एट्रीब्यूट्स बन गए हैं। नाम हमने दे दिए 3 एट्रीब्यूट्स को। इन तीनों एट्रीब्यूट्स को हमने सेपरेट करना है, तो डेफिनेटली हमने कॉमास लगानी होंगी, और इसके बाद हमने इनको डेटा टाइप देने हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं इंटीजर भी दे सकता हूं, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। वार4 देता हूं मैं, वार4, और रजिस्ट्रेशन लेट से 10 कैरेक्टर। फिर नेम है, नेम को भी हम वार4 देंगे, वार4, और ये 25 कैरेक्टर्स कर लें। एड्रेस है, इसको भी वार4 देते हैं और 50 कैरेक्टर्स कर लेते हैं। तो ये
हमारी एक क्रिएट क्यूरी बन गई है और हमने इसमें एक टेबल बनाया है। बेसिक इन्फो इसका नाम है, रजिस्ट्रेशन इसमें एक एट्रीब्यूट है, नेम दूसरा एट्रीब्यूट है और एड्रेस तीसरा एट्रीब्यूट है। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें तो इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पे आप देखें तो ये नीचे हाईलाइटेड है। एक्चुअली हमने यहाँ पे एक कामा एक्स्ट्रा लगाया है। कामा जो है वो एट्रीब्यूट्स के दरमियान लगता है, तो आखिरी एट्रीब्यूट जो है उसके बाद कामा की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटाते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा ये एक टेबल बन जाएगा। इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक बेसिक इन्फो बन गया है। यहाँ पे आप शो टेबल्स भी कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फो हमारे पास ये एक टेबल बन गया है। दूसरा टेबल बनाते हैं पेरेंट के हवाले से, जिसमें पेरेंट की डिटेल्स हो। तो यहाँ पे मैं क्रिएट टेबल और नाम देते हैं पेरेंट। उसी तरह पैरेंथेसिस, पहला एट्रीब्यूट स्टूडेंट का वही रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, उसका टाइप हो जाएगा और साइज। फिर जो पेरेंट का नाम है पी नेम मैं देता हूं, दूसरा एट्रीब्यूट पी नेम वो भी var4 और कोई साइज दे देंगे इसको। फिर जो पेरेंट का ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन ये भी var4 और साइज इसका हो जाएगा। तो हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे इस टेबल में। टेबल का नाम पेरेंट है और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर का नेम, पी नेम, पेरेंट नेम और ऑक्यूपेशन, ये 3 हमारे पास इसमें एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। ये एक सेमीकोलन ज्यादा है यहाँ पे। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एंटर। हमारे पास ये टेबल बन चुका है, शो टेबल्स। दोबारा इसको चेक करते हैं तो ये पेरेंट भी हमारे पास आ गया है। तो क्रिएट टेबल की मदद से हमने 2 टेबल्स बनाए हैं। अब जाते हैं दोबारा वापस दूसरे केस पे। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा जो केस है उसमें भी वही हम क्रिएट टेबल का नाम सब कुछ लिखते हैं। आखिर में हम प्राइमरी की स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा कॉलम जो है उसको प्राइमरी की बनाया जाए। तो सिंपल है, वही प्रोसीजर है। हमने सिर्फ जो क्रिएट टेबल की क्यूरी है उसके आखिर में हमने यहां पे प्राइमरी की लिखना होगा। तो उसकी मदद से हमारा जो टेबल है उसमें प्राइमरी की स्पेसिफाई हो जाएगी। एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, और यहां पे मैं लेट्स से कोर्सेज के लिए टेबल बनाता हूं। तो कोर्स, यहां पे इसको आईडी देते हैं, इंटीजर रखते हैं, इसका साइज टाइप इसका इंटीजर रखते हैं और नेक्स्ट हम देते हैं टाइटल, ये हमारे पास var4 होगा और थर्ड हम रखते हैं क्रेडिट आवर्स, ये भी इंटीजर होगा। तो हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे इसमें और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसमें हमने अभी प्राइमरी की स्पेसिफाई नहीं की, तो हमें प्राइमरी की भी स्पेसिफाई करनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे प्राइमरी की। मैं आईडी को बनाना चाहता हूं तो प्राइमरी की आईडी मैं लिख लूंगा, तो ये हमारे पास प्राइमरी की बन जाएगी। एरर आ गया, यहां पे हमने कामा नहीं लगाया, कामा लगाते हैं। एक्चुअली हमने सेपरेट करना होगा इस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की क्लास से, तो इसके लिए हमें कामा लगाना चाहिए यहाँ पे। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो गया है और इसमें जो आईडी है वो प्राइमरी की बन गया है। तो इस तरह हम क्रिएट टेबल में प्राइमरी की को स्पेसिफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है उसमें हम क्रिएट स्टेटमेंट के अंदर और भी फ्लैग्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम नॉट नल दे सकते हैं, नल भी दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी की हम जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है या जो भी एट्रीब्यूट है जिसको हमने प्राइमरी की बनाना है उसी के साथ हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो नॉट नल हो गया, नल हो गया और डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। ये भी हम एट्रीब्यूट्स के साथ दे सकते हैं। चेक करते हैं अभी किस तरह होगा ये। यहां पे आके हम क्रिएट टेबल का नाम लेट्स से स्टूडेंट इन्फो है। अब इसके हमने पैरामीटर देने हैं, तो पहले मैं रजिस्ट्रेशन लिखता हूं var 10 फिलहाल लिखते हैं, फिर आगे उसके बाद हम फिर एडिशनल फ्लैग्स जो हैं वो लगाएंगे। var 10 फिर नेम हो जाएगा var 25 और एड्रेस हो जाएगा var 50। तो ये हमारा कोड होगा एक टेबल को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये हम चाहते हैं कि ये नॉट नल हो, तो इसमें हम नॉट नल लिख लेंगे। नेम जो है ये भी हम चाहते हैं कि नॉट नल हो, तो यहाँ पे हम नॉट नल ले सकते हैं। और एड्रेस में हम नल लिख लेंगे, यानी अगर वैल्यू ना हो एड्रेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस में हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से मैं लिखूं डिफॉल्ट नन, तो अगर कोई इसमें इनपुट ना करे तो एड्रेस में ऑटोमेटिकली नन आएगा। और रजिस्ट्रेशन जो है इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये प्राइमरी की है, तो यहाँ पे प्राइमरी की हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक क्यूरी बन गई क्रिएट टेबल की। क्रिएट टेबल, जो टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो है, इसमें रजिस्ट्रेशन है, टाइप इसका var है, साइज इसका 10 है, फ्लैग पहला जो है नॉट नल है यानी इसमें वैल्यू मस्ट है, और ये प्राइमरी की है। दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो भी var है, साइज उसका 25 है, ये भी नॉट नल है। तीसरा एड्रेस var 50 नॉट नल नहीं है, नल है, यानी हम इसमें अगर वैल्यू ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नन है, अगर कोई वैल्यू ना दे तो ऑटोमेटिकली इसमें नन आ जाएगा। यहाँ पे वैसे नल काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें नन आएगा, तो ये नल जब ये काम करेगा डेटाबेस तो इसमें नल की वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। हर टाइम इसमें या कोई प्रॉपर वैल्यू होगी या नन आएगा इसमें। एनी हाउ हमने ये है कि देखना है कि ये किस तरह हम लिखते हैं ये चीजें नल और नॉट नल। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये टेबल बन गया है स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो हमारे पास बन गया है, यहां पे आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट इन्फो ये हमारे पास टेबल इसमें आ गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है इसमें और एड्रेस है। अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने क्लिक किया है तो ये var 10 है और प्राइमरी की है। इसी तरह नेम जो है ये var है और एड्रेस हमारे पास ये यहाँ पे इस तरह आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएट टेबल में एक तरीका है कि हम एक एग्जिस्टिंग टेबल से दूसरा टेबल भी बना सकते हैं। जिस तरह हम सेलेक्ट क्यूरी इस्तेमाल करते हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी डेटाबेस से, उसमें हम अपनी मर्जी के कॉलम्स देते हैं, हम उस पर कोई चेक लगाते हैं वेयर क्लास में, तो हमारे पास कुछ डेटा आ जाता है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो उस डेटा के मुताबिक हम कोई टेबल भी बना सकते हैं। सिंपल है, उसमें आपने सिर्फ यही लिखना है कि क्रिएट टेबल जो कि हम लिखते हैं, उसके बाद टेबल का नाम जो भी आपने नाम देना हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें आपने एट्रीब्यूट्स नहीं देने होंगे, आपने एज लिखना होगा और उसके बाद सेलेक्ट की क्यूरी चलानी होगी। वो क्यूरी जिसके मुताबिक आपके पास कुछ कॉलम्स आ जाएं
और वेयर क्लास के मुताबिक कुछ कंडीशन जो है उस पर अप्लाई हो जाए और एक एग्जिस्टिंग टेबल पे आप वो अप्लाई कर लें। अभी ये प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास एक डेटाबेस है सकेला, इसको हम देखते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट स्कीमा कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं इसमें हमारे पास क्या है। तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि जो कंट्री है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्री, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास इस टेबल में कंट्रीज़ हैं, कंट्री आईडी, कंट्री और लास्ट अपडेट, 3 एट्रीब्यूट्स हैं और काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास इस टेबल में। तो हम इस तरह करते हैं कि एक नया टेबल बनाते हैं जो कि इस टेबल पे बेस करता होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्रिएट टेबल कंट्री, ए नाम मैं देता हूं इसको, और यहां पे मैं लिखता हूं एज, वही सेलेक्ट की क्लास, सेलेक्ट की क्यूरी, सेलेक्ट, मैं यहां पे सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम, टेबल का नाम भी कंट्री है, कंट्री। तो ये हमारे पास एक नया टेबल बन जाएगा जिसमें ये 2 एट्रीब्यूट्स कंट्री आईडी और लास्ट अपडेट नहीं होंगे, सिर्फ कंट्री का जो एट्रीब्यूट है ये होगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास जो टेबल बन गया है कंट्री ए, शो टेबल्स, चेक करते हैं कंट्री ए आ गया है। तो यहाँ पे मैं कंट्री ए का सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्री ए करता हूँ। तो हमारे पास सिर्फ एक एट्रीब्यूट आ गया है, जो कंट्री आईडी था और लास्ट अपडेटेड था वो नहीं आए। एक्चुअल टेबल में तो 3 एट्रीब्यूट्स थे, इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट आ गया। अब हम इस तरह करते हैं कि एक दूसरा टेबल बनाते हैं इसी कंट्री के बेस पे। तो क्रिएट टेबल, सिंपल करते हैं, सी ए नाम देता हूं मैं, एज सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कंट्री वेयर कंट्री लाइक तो इस क्यूरी की मदद से हमारे पास कंट्री का जो टेबल है उसमें कंट्री एट्रीब्यूट आएगा सिर्फ, और वो वैल्यूज आएंगी जो कि ए से स्टार्ट हो रही हैं, वो वैल्यूज आएंगी जो कि ए से स्टार्ट हो रही हैं, यानी सिर्फ वो मुल्क आएंगे जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये टेबल हमारा बन गया है, सी ए शो टेबल्स, चेक करते हैं, हमारे पास सी ए आ गया है। तो इसमें डेटा चेक करते हैं। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सी ए, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास जो डेटा आया है इस टेबल में, उसमें 9 रिकॉर्ड्स हैं और कंट्री के नाम सिर्फ ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी कंट्रीज इसमें नहीं हैं। तो हमने नया टेबल बनाया और एग्जिस्टिंग टेबल जो है उससे एक सेलेक्टेड एट्रीब्यूट उठाया और वेयर क्लास की मदद से सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स हमने इससे उठा ली। अब हम इस तरह करते हैं कि स्टूडेंट का जो डेटाबेस है इसमें हम कंट्री टेबल क्रिएट करते हैं और
जो कंट्री टेबल हमारे पास था सकेला में, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स थे, उसमें से सिर्फ हम 2 एट्रीब्यूट्स उठाते हैं, आईडी और कंट्री उठाते हैं, तीसरा एट्रीब्यूट हम नहीं उठाते। नया टेबल होगा स्टूडेंट में, तो जाते हैं स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया है। अब हम क्रिएट टेबल कंट्री एज MySQL जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप जितनी भी कीवर्ड्स हैं, क्लासेस हैं, ये आप कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स में लिख सकते हैं। प्रेफर्ड है कि आप कैपिटल में लिखें, लेकिन कैपिटल जो है वो ज़रूरी नहीं है इसमें। अच्छा, वापस आते हैं तो हम क्रिएट टेबल कंट्री एज, ये हम बनाएंगे नया टेबल स्टूडेंट में, और ये हमने उठाना है सकेला से। तो यहां पे मैं लिखता हूं सेलेक्ट, उसमें हमारे पास जो कंट्री का टेबल था इसमें कॉलम्स 3 थे, कंट्री आईडी, कंट्री और लास्ट अपडेट। इसमें से हमने कंट्री आईडी उठाना है और कंट्री उठाना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कंट्री आईडी कामा कंट्री फ्रॉम डेटाबेस का नाम डॉट कंट्री। तो हमारे पास स्टूडेंट के डेटाबेस में एक नया टेबल बन जाएगा कंट्री, जो कि बेस करेगा दूसरे डेटाबेस सकेला में एग्जिस्टिंग टेबल पे। लेकिन उसमें 3 कॉलम्स हैं, इसमें 2 कॉलम्स होंगे, क्योंकि हमने जो क्यूरी लगाई है सेलेक्ट की, उसमें 2 कॉलम्स हमने उठाए हैं, स्टैटिक हमने नहीं लिखा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस क्यूरी को, ये एग्जीक्यूट हो गई है। शो टेबल्स करते हैं, यहां पे हमारे पास कंट्री टेबल आ गया है। अभी मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्री करता हूं, ये स्टूडेंट डेटाबेस में जो कंट्री है उसकी रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। कंट्री आईडी आ गया और कंट्री आ गया। तो हमने एक एग्जिस्टिंग टेबल जो कि दूसरे डेटाबेस में पड़ा हुआ था, उससे हमने एक नया डेटाबेस बनाया, एक नया टेबल बनाया है दूसरे डेटाबेस स्टूडेंट में, और इसके लिए हमने क्रिएट क्यूरी जो है उसकी क्यूरी इस्तेमाल की और इसमें एज का क्लास हमने लगाया है। नेक्स्ट क्यूरी हमारे पास आ रही है DDL में ड्रॉप की। ड्रॉप जो है ये इस्तेमाल होती है टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग टेबल इन ए डेटाबेस, यानी एक टेबल है उसको हमने डिलीट करना है, उसके अंदर डेटा को हमने नहीं डिलीट करना, उस पूरे टेबल को हमने डिलीट करना है। तो उसके लिए हम ड्रॉप की क्यूरी इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ टेबल के लिए नहीं होता, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम एग्जांपल्स में यहाँ पे टेबल जो है उसके लिए ड्रॉप लगाएंगे। तो देखते हैं अभी हमारे पास कैसे होता है ये। अभी जो हमने टेबल बनाया था स्टूडेंट में कंट्री, उसी को ड्रॉप करते हैं, शो टेबल्स। यहाँ पे हमारे पास ये कंट्री है, इसको मैंने डिलीट करना है पूरे टेबल को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप और कंट्री। तो ड्रॉप टेबल और कंट्री, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी दोबारा शो टेबल्स, देखें कंट्री डिलीट हो गया है, इसमें नहीं है, बेसिक इन्फो है, इसको डिलीट करते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं ड्रॉप टेबल बेसिक इन्फो, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। शो टेबल्स, यहां पे देखें तो बेसिक इन्फो इसमें अब नहीं है, ये डिलीट हो चुका है। यहां पे भी हम अगर देखें तो इसमें अब हमारे पास ये 2 टेबल्स कंट्री और बेसिक इन्फो नहीं है, ये डिलीट हो चुके हैं। तो ड्रॉप जो है उसकी मदद से हम किसी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। DDL में नेक्स्ट हमारे पास अल्टर की क्यूरीज आती हैं। अल्टर टेबल स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है किसी
एट्रीब्यूट को ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए हम ये अल्टर की क्यूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखते हैं, पहला हमारे पास न्यू कॉलम हमने ऐड करना है, हमने एक नया एट्रीब्यूट डालना है एग्जिस्टिंग टेबल में, तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम और ऐड क्लास, यानी जो कॉलम हमने ऐड करना है उसके लिए पहले ऐड लिखेंगे, उसके बाद कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप या और कोई फ्लैग्स हो, नल नॉट नल वगैरह हो तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। देखते हैं अभी हम, हमारे पास जो स्टूडेंट इन्फो है इसमें हम एक नया एट्रीब्यूट डालते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और एड्रेस है, हम इसमें ईमेल एड्रेस डालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम stdinfo और उसके बाद ऐड एट्रीब्यूट का नाम, यहां पे मैं ईमेल लिखता हूं और उसका टाइप तो varchar 15 लिख लें। तो ये हमारा एक नया एट्रीब्यूट ईमेल बन जाएगा स्टूडेंट इन्फो में। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एंटर, और दोबारा आप चेक करते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट इन्फो में क्या है। तो सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, यहां पे देखिए ईमेल इसमें आ गया है। तो हमने क्या किया है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड जो नया एट्रीब्यूट है उसका नाम और उसका डेटा टाइप, साइज, ये हमने दिए हैं। तो इसकी मदद से नया एट्रीब्यूट बन गया है। नेक्स्ट है ड्रॉप कॉलम का। अगर हमने एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें एक कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए हम अल्टर टेबल उसी तरह लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉप कॉलम लिखेंगे और जो कॉलम हमने डिलीट करना है, हटाना है टेबल से, उसका नाम हम लिखेंगे। उसी तरह है जिस तरह ऐड का था, वहां पे ड्रॉप कॉलम की जगह पे ऐड लिखा था, हमने टाइप किया था। अब यहाँ पे हम ड्रॉप कॉलम जो है टाइप करेंगे। देखते हैं, हमने ईमेल ऐड किया था, इसी ईमेल को अभी हम दोबारा डिलीट करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो उसके लिए हम अल्टर टेबल stdinfo, यहां पे हम ड्रॉप कॉलम ईमेल और इसको कंट्रोल एंटर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। और अब देखते हैं कि हमारे पास ईमेल है या नहीं। तो सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, यहां पे देखें इससे ईमेल हट गया है। जो ड्रॉप कॉलम हमने लगाया था अल्टर टेबल में, उसकी मदद से ईमेल यहां से अब डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन का। एक एट्रीब्यूट है उसको हमने मॉडिफाई करना है, तो वो भी अल्टर टेबल की मदद से होगा। उसमें हमने मॉडिफाई कॉलम लिखना है, एसक्यूएल सर्वर या एमएस एक्सेस, माईसीक्वल और ओरेकल 10G या लेटर जितने हैं उनमें थोड़ा डिफरेंट है सिंटैक्स। तो हम चूंकि माईसीक्वल में काम कर रहे हैं तो हमें जो है मॉडिफाई कॉलम लिखना होगा। उसी तरह अल्टर टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, मॉडिफाई कॉलम और जिस कॉलम को हमने मॉडिफाई करना है उसका नाम और उसका डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। हमने मॉडिफाई करना है तो नया डेटा टाइप हम उसको देंगे। यहां पे हमारे पास जो स्टूडेंट इन्फो है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर varchar है, साइज इसका 10 है। तो देखते हैं इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं। अल्टर टेबल stdinfo मॉडिफाई कॉलम, यहां पे reg
और मैं INT लिख लेता हूं। तो मैं रजिस्ट्रेशन जो है ये पहले var4 था, इसको मैं इंटीजर बना रहा हूं। कंट्रोल एंटर, ये एग्जीक्यूट हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी दोबारा चेक करते हैं स्टूडेंट इन्फो में रजिस्ट्रेशन, तो ये INT हो गया, इंटीजर बन गया है। पहले ये var4 था। क्या किया है हमने मॉडिफाई कॉलम का क्लास लगाया है अल्टर टेबल के क्यूरी में। अल्टर टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम का नाम और नया डेटा टाइप। इसी तरह हम इसमें नल और नॉट नल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास SQL कमेंट्स हैं। हम दो तरीकों से कमेंट्स दे सकते हैं। मल्टीपल लाइंस में हम कमेंट दे सकते हैं या सिंगल लाइन में हम दे सकते हैं। मल्टीपल लाइन के लिए हमें स्लैश और स्टैरिक से स्टार्ट करना होगा और स्टैरिक स्लैश पे ख़त्म करना होगा। यानी कोई भी कमेंट हमने देना हो जो कि मल्टीपल लाइंस में आता हो, तो उसके लिए हमने एक ब्लॉक बनाना होगा जो कि स्टार्ट होता हो स्लैश स्टैरिक से और एंड होता हो स्टैरिक स्लैश पे। अगर सिंगल लाइन कमेंट हो तो उसके लिए हम डबल हाइफन लगाएंगे, लेकिन ये मस्ट है कि हाइफन के बाद आपने स्पेस देना होगा, और अगर आप स्पेस ना दें तो वो कुछ और कंसिडर होगा, उस पर आपको एरर मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये मल्टी लाइन कमेंट है। हमने मल्टीपल लाइंस में कुछ लिखा है और एक ब्लॉक बनाया है जो कि स्टार्ट हो रहा है स्लैश स्टैरिक से और एंड हो रहा है स्टैरिक स्लैश पे। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हम इस तरह लिखते हैं, और अगर हमने सिंगल लाइन लिखना हो तो उसके लिए डबल हाइफन लगाएंगे और उसके बाद हम कमेंट लिखेंगे। लेकिन ये नोट कर लें कि डबल हाइफन के बाद आपने स्पेस देना होगा, और अगर मैं स्पेस ना दूं तो ये एरर बन जाएगा, ये कुछ और कंसिडर होगा। तो उस वजह से आपने यहाँ पे स्पेस मस्ट देना है। लास्ट है रीनेम का। हम किसी टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं। उसके लिए अल्टर टेबल का नाम और रीनेम, सिर्फ रीनेम लिखना है और जो नया नाम देना है आपने टेबल को वो लिखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब हमारे पास जो टेबल है std info, इसको हमने चेंज करना है, इसको हमने लेट्स से std नाम देना है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा अल्टर टेबल std info और यहाँ पे मैं लिखूंगा रीनेम, नया नाम जो मैंने देना है, नया नाम लेट से मैंने std देना है। तो इसकी मदद से जो std info है उसका नाम चेंज हो जाएगा और std बन जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे शो टेबल्स कर लें, तो यहाँ पे अभी हमारे पास std आ गया है। ये std info था पहले, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो ये std बन गया है। अब this was all about DDL, data definition language, which is a part of SQL. I hope you will practice all these by yourselves, and please do comment your experiences. Thank you.